डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हेमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, मगरा पूंजला, जोधपुर, बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर फर्स्ट, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जंतु कारिकी एवं जैव रसायन। इसका फर्स्ट यूनिट है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी पाचन की कारिकी। आप सभी जानते हैं डाइजेशन का मतलब होता है लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, जिससे कि वो वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स में बदल सके और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके और हमें एनर्जी मिल सके। इसमें मुख्य कार्य किया जाता है दांतों के द्वारा, जो कि हमारे भोजन को चबाने का, उसको छोटे रूप में बदलने का कार्य करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ टीथ यानी दांतों का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। टीथ जो है ओरिजिन के आधार पर एक्टोमीजोडर्मल होता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए। डेवलपमेंट ऑफ टीथ जो है वो यहाँ पर एपिथेलियम एंड मेसेनकाइम, इन दोनों के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर एपिथेलियम जो है वो एक्टोडर्मल पार्ट है और मेसेनकाइम जो है वो मेसोडर्मल पार्ट है। तो ये दोनों मिलकर के टूथ का डेवलपमेंट करते हैं या दांत का परिवर्धन करते हैं। सेकंड डायग्राम में आप देखिए डेंटल प्लेकॉर्ड, यहाँ पर डेंटल प्लेकॉर्ड का निर्माण होता है। आगे चल करके यहाँ पर बड फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि बाहर की तरफ इसमें डेंटल मेसेनकाइम उपस्थित होती है। नेक्स्ट डायग्राम में कैप फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि इनेमल नॉट बनती है और नीचे की तरफ कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है और नीचे इसको घेरे हुए डेंटल पेपिला उपस्थित है। नेक्स्ट में बेल शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है, जहां पर सेल डिफरेंशिएशन होता है, कोशिका विभेदन की प्रक्रिया होती है और यहाँ पर इनेमल नॉट बनी हुई है ऊपर की तरफ, क्योंकि यह आगे चल करके मोलर टीथ का फॉर्मेशन करेगा। मोलर टीथ के डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 इनेमल नोट दिखाई दे रही है। बाहर की तरफ एमिलोब्लास्ट उपस्थित है, जिसके द्वारा इनेमल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो एमिलोब्लास्ट लेयर के द्वारा, एमिलोब्लास्ट परत के द्वारा इनेमल का निर्माण किया जाता है और अंदर की तरफ ओडेंटोब्लास्ट परत है, जिसके द्वारा डेंटिन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए इरप्शन, यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ इनेमल उपस्थित है और इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल का 96% पार्ट जो है वो साल्ट का बना हुआ होता है, 3% पार्ट जो है वाटर का बना होता है और इसका 1% पार्ट जो है ओसिन तथा केराटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। इनेमल का मुख्य लवण कैल्शियम फॉस्फेट है। ओसिन और केराटिन प्रोटीन जो कि इनेमल में पाए जाते हैं, यह दांत को अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा रिजिडनेस या दृढ़ता प्रदान करते हैं। इनेमल ए सेलुलर होता है, यानी कि अकोशिकीय होता है। दांत का मेन पार्ट जो है वो डेंटिन का बना होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण ओडेंटोब्लास्ट के द्वारा होता है। डेंटिन का निर्माण ओडेंटोब्लास्ट लेयर के द्वारा होता है, जो कि मेसोडर्मल पार्ट है। ओडेंटोब्लास्ट से डेंटिन के निर्माण के दौरान ओडेंटोब्लास्ट की कोशिका द्रव से, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म से प्रोसेसेस निकलती है, जिनको कैनालिक्यूली कहते हैं और ये कैनालिक्यूली साल्ट सिक्रीशन का काम करती है,
जिसे डेंटिन कहते हैं। तो लवण जो है, लवणों का स्राव जो कि ओडोंटोब्लास्ट के साइटोप्लाज्म से निकलने वाली प्रोसेस है, जिनको कैनालिक्यूली कहते हैं, उनके द्वारा सिक्रीट किए गए साल्ट या लवण जो है वो डेंटिन का फॉर्मेशन करते हैं। डेंटिन में 69% पार्ट जो है वो साल्ट पाए जाते हैं या यह लवणों से बना हुआ होता है। तो 69% पार्ट लवणों का बना होता है और शेष भाग जो है वो वाटर का बना हुआ होता है। डेंटिन भी ए सेलुलर पार्ट है। ओडोंटोब्लास्ट स्तर के नीचे की तरफ एक कैविटी पाई जाती है जिसको पल्प कैविटी कहते हैं। इसको हम अगले डायग्राम में देख सकते हैं। तो नीचे की, इसके सबसे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ इनेमल है, उसके नीचे की तरफ डेंटिन है और सबसे अंदर की तरफ कैविटी है जिसको पल्प कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में पल्प फ्लूइड भरा हुआ होता है और इस पल्प फ्लूइड में ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लूज कनेक्टिव टिश्यूज भरे हुए होते हैं। तो पल्प फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल्स का, नर्व्स का और लूज कनेक्टिव टिश्यूज यानी ढीले संयोजी ऊतकों से मिलकर के बना हुआ होता है। इस पल्प कैविटी जो है वो एक छिद्र की सहायता से अस्थि की कूपिका में खुलती है। तो यह जो पल्प कैविटी है एक छिद्र की सहायता से बोन की एल्वियोलाई में खुलती है, उसकी कूपिका में खुलती है, जिसको एपिकल फोरामेन कहते हैं। तो इस छिद्र को, जिसकी सहायता से पल्प कैविटी बोन एल्वियोलाई में खुलती है, अस्थि की कूपिका में खुलती है, उस छिद्र को एपिकल फोरामेन कहते हैं। और इसी छिद्र की सहायता से ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं जो है, नर्व्स जो है, वो पल्प कैविटी में प्रवेश करती है और ओडोंटोब्लास्ट लेयर में जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है या वितरित हो जाती है। जिन दांतों में पल्प कोर चौड़ा पाया जाता है, यानी कि जिन दांतों में इसका एपिकल फोरामेन वाला छिद्र जो है वो चौड़ा पाया जाता है, उन दांतों में जीवन भर वृद्धि होती रहती है, जैसे कि रैबिट और रैट के इंसिजर टीथ। जिन दांतों में पल्प पोर यानी एपिकल फोरामेन संकरा हो जाता है, उनमें ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन रुकने के कारण ओडोंटोब्लास्ट निष्क्रिय हो जाता है और इसके कारण दांतों की वृद्धि या ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर डेंटिन के बाहर और इनेमल के नीचे सीमेंट नामक स्तर पाया जाता है या लेयर पाई जाती है और यह स्तर जो है सीमेंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा बनता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर सीमेंट नामक लेयर बनी हुई है। तो इसका निर्माण सीमेंटोब्लास्ट के द्वारा होता है और यह डेंटिन के बाहर और इनेमल के नीचे की तरफ स्थित होता है। यहाँ पर सीमेंटोब्लास्ट सेल्स भी मेसोडर्म से बनती हैं और सीमेंट डेंटिन को मसूड़े से मजबूती से चिपकाने का काम करता है। तो जैसा कि नाम से ही पता है, सीमेंट जो है इस डेंटिन वाले भाग को, बाहर वाले भाग को दांत के मसूड़े के साथ में मजबूती से चिपकाने का कार्य करता है। अस्थि की कूपिका एक पतले आवरण से आश्रित है जिसको पेरीओडेंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर पेरीओडेंटल मेम्ब्रेन जो कि सीमेंट के बाहर की तरफ स्थित है, तो इसको पेरीओडेंटल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि अस्थि की कूपिका को घेरे हुए रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं एलएस ऑफ इंसिजर टीथ एंड एलएस ऑफ मोलर टीथ। तो मोलर टीथ में यहाँ पर आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पर दांतों के दो भाग दिखाए गए हैं। ऊपर वाला भाग जो कि बोन से बाहर की तरफ निकला होता है उसको क्राउन कहते हैं और जो भाग बोन के अंदर दसा हुआ है उसको रूट कहते हैं।
मोलर टीथ में ऊपर की तरफ उभरे हुए और दबे हुए भाग हैं और उभरे हुए भागों को कस्प कहते हैं। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। थैंक यू वेरी मच।